वेलकम टू एआर एजुकेशन गाइस। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7th। ठीक है, जिसका नाम है चेंजिंग अर्थ या हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जानो कि जैसे जो स्थलमंडल मैंने आपको बताया था, स्थलमंडल क्या है कि वो विभिन्न प्लेटों से बना है, बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये जो ऊपर का जहाँ जहाँ स्थल है उसको आप ऐसे समझो कि ये ऐसे करके बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक है, और इन्हीं प्लेटों को क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। अब ये स्थल मंडलीय प्लेटें क्या कर रही है? गति कर रही हैं। ठीक है, गति किस वजह से कर रही है? क्योंकि ये जो है मैग्मा के ऊपर तैर रही है। ठीक है, मैग्मा के ऊपर तैर रही है तो जिसके कारण मैग्मा गति करता है, तो ये प्लेटें भी गति करती हैं और इनकी गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। अब ये जो पृथ्वी की गतियां हैं वो किन दो कारणों से होती हैं? वो होती हैं, पहला तो है अंतर्जनित बल और दूसरा है बाहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल का मतलब है कि ऐसा बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य कर रहा होता है, उसके कारण उत्पन्न हुई गतियां। तो इनसे दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे आकस्मिक गति हो गई या दूसरी होती है पटल विरूपण गति, जो धीमी होती है, मतलब बहुत लंबे समय में होती है। होता क्या है कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेट हैं, ये बहुत धीरी गति से एक दूसरे की साइड या एक दूसरे से दूर की साइड गति कर रही होती है, तो आप इसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय अंतराल में क्या होता है कि जब ये आपस में टकराती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे पर्वतों का निर्माण होता है, जब ये जैसे अगर ये ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो इस तरह के परिवर्तन बहुत लंबे समय में होते हैं, तो ये होती है धीमी गति। दूसरा क्या होता है कि आकस्मिक गति होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। ये क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ, पर दूसरा ये जान लीजिए कि बहिर्जनित बल किसे कहते हैं। बहिर्जनित बल में क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर कार्य कर रही होती हैं जो चीजें, जिनके कारण परिवर्तन होता है सतह पर, जैसे अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है सिंपली किसी भी चीज का घिसना। ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है वो घिसती है नदी के जल के द्वारा, ठीक है, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा। हिमनद और कुछ नहीं होता है, बस बर्फ की जो नदी होती है उसे हिमनद कहा जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी की सतह का लगातार घिसाव होता है। ठीक है, अब ये घिसाव होगा तो अवसादों का निर्माण होगा। अवसाद मैंने बता ही दिया, जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या जो घिसने के बाद इनका जो बचेगा, ठीक है, उसको अवसाद बोलते हैं। तो ये जहां पर जाकर निक्षेपित, निक्षेपित मतलब सॉरी, इकट्ठा मान लो, एकत्रित, ठीक है, यानी कि निक्षेपित होंगे, उस जगह पर एक नई स्थलाकृति बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एक तो है अंतर्जनित बल जो पृथ्वी की सतह के अंदर कार्य कर रहा होता है, ठीक है, जिससे दो प्रकार की गति होती है, आकस्मिक होती है, ठीक है, और एक होती है धीमी जो लंबे समय में दिखाई देती है। दूसरे होते हैं बहिर्जनित जो पृथ्वी की सतह पर कार्य कर रहे होते हैं बल। ठीक, अब जानते हैं कि भूकंप क्या होते हैं। भूकंप जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूमि का कंपन। ठीक है, स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं उनकी गति करने के कारण, जैसे इधर की साइड से इधर की साइड या ऐसे ऐसे जो भी मूवमेंट हो रहा होता है, तो उनके कारण क्या होता है, कंपन पैदा होता है, और उस कंपन से ही, उसी कंपन को एक्चुअली भूकंप कहा जाता है। ठीक, अब जहां पृथ्वी के सतह के अंदर भूकंप पैदा होता है, ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं पॉइंट, एक्चुअली उद्गम केंद्र, जहां कंपन आरंभ होता है।
और उस पॉइंट से जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। जहां पर सतह पर सबसे पहले आप इस कंपन को अनुभव करेंगे उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। याद रहिए, नियरेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये जो कंपन है वो तरंगों के रूप में गति करता है, तो अधिकेंद्र से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इस कंपन की तीव्रता कम होती जाती है, यानी कि भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है, और जो सबसे नियरेस्ट इलाके होंगे वहाँ पर इसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, और वहाँ जन धन की हानि भी अधिक होती है। आपको पता ही होगा, ये सामान्य सी चीज़ है कि भूकंप आने से बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। 26 जनवरी 2001 में ऐसा ही एक भूकंप आया था भुज में, 6.9 रिक्टर का। रिक्टर क्या होता है? देखो, भूकंप मापते कैसे हैं? भूकंप लेखी से। भूकंप लेखी जो यंत्र है, इससे भूकंप को मापा जाता है, और ये जिस पैमाने पर मापा जाता है, जैसे होगा ना कि आप लंबाई या चौड़ाई जैसे सेंटीमीटर वगैरह में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और जो वजन है उसे आप किलोग्राम में मापते हैं, तो इसी तरह भूकंप का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। अब ये पैमाने पर कितने से कितने तक की संख्या होती है, ये आप मुझे बताइए, ठीक। तो ये हुआ भूकंप। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की ये सतह है, ठीक, और ये है मैग्मा कोस्ट। मैग्मा कोस्ट जहां पे मतलब मैग्मा है इकट्ठा। अब पृथ्वी की सतह पर ये, इसका पहले वाला चित्र मैं बनाता हूं। देखो, ये सिंपल एक दरार है। पृथ्वी की सतह पर ऐसे खुले हुए छिद्र हैं जिनसे मैग्मा बाहर आ सकता है। अब ये मैग्मा जब बाहर आता है ऐसे, कभी कभी क्या होता है, ये बहुत तेजी से निकलता है और कभी कभी बहुत धीरे धीरे। तो ये मैग्मा जब बाहर आता है तो ये ठंडा होने के बाद ये ऐसा आकार लेता जाता है। डिपेंड करता है कि वो ज्वालामुखी किस प्रकार का है, ठीक। तो ये ज्वालामुखी, ये देखो, इसको बोलते हैं, जहां से ये मैग्मा निकलता है उसको निकास वेंट बोलते हैं। ये ठंडा होकर ये लावा जो है यही शैलों का निर्माण करता है, जो मैंने आपको पहले बताया भी है शायद, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर ऐसे खुले छिद्र होते हैं जिनसे लावा बाहर निकलता है, और ये कभी कभी बहुत तेज गति से होता है, तो इसके कारण इसको बोलते हैं ज्वालामुखी फटना। तो बहुत तेजी से जब ये बाहर निकलता है तो उससे कंपन, कई बार कंपन की स्थिति पैदा होती है जिससे भूकंप आता है। तो ये हुआ ज्वालामुखी। अब बात करते हैं अपक्षय या अपर्दन। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है शैलों का टूटना, मतलब कोई अगर बड़ा पत्थर है और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े टूट जा रहे हैं उसके, या वो टूटता है, तो उसको बोलते हैं अपक्षय। और अपर्दन होता है घिसना। दोनों के चीजों का अंतर समझ में आ रहा होगा। घिसना वायु, जल, हिमनदों के द्वारा, मतलब ये वो कारक है जिनसे पृथ्वी की सतह का अपर्दन होता है और अवसादों का निर्माण होता है। अवसाद जहां एकत्रित हो जाते हैं उसको निक्षेपण कहा जाता है, मतलब इस क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, और अवसादों को निक्षेप भी कहा जाता है। और इनको कहीं एकत्रित कर देना निक्षेपण कहलाता है। अब नदी क्या करती है कि जब किसी खड़े ढाल से गिरती है, तो आपको पता होगा कि जो नदी का वेग है वो अगर कठोर नहीं होगी, चट्टान जो पृथ्वी की सतह अगर मुलायम होगी तो उसे काटती रहेगी। तब तक अगर खड़े ढाल से जैसे गिर रही है तो वो तब तक काटेगी जब तक कि कोई कठोर चट्टान ना आ जाए। तो ये, और इसी तरह ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है जलप्रपात का। इसी को आप जलप्रपात बोलते हैं। ऐसे ही एक जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ है? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। दूसरा एक और दो जलप्रपातों के बारे में इसमें जानकारी और दे रखी। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर। अब क्या होता है कि आपको पता है कि नदी जब मैदानी इलाकों में बह रही होती है तो नदी वहां से बहेगी जहां मृदु चट्टानें हैं, ठीक है।
तो जब नदी इस तरह के मोड़ बनाकर बहती है, ठीक है, तो इन मोड़ों को कहा जाता है विसर्ग। ठीक। अब क्या होता है कि ये कटाव लगातार होता रहता है। ये अगर चट्टान मृद होगी, किसी बहुत सारे कारण होते हैं इसके, ठीक है, तो ये लगातार कटाव होता रहता है और नदी और ज़्यादा मोड़ लेती रहती है। लेकिन जब क्या होगा, जब बाढ़ आती है और नदी में जलस्तर बढ़ता है, नदी का वेग बढ़ता है, तो ये कठोर चट्टानों को भी कई बार काट देती है। ये पूरा ऐसे घूम के जाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यहाँ से या कहीं से भी काट सकती है, मतलब ये विसर्प को अलग कर देती है। और ये विसर्प जब अलग हो जाता है तो इसी से चाप झील का निर्माण होता है। ये जो ऐसा बचेगा ना, ये अगर ऐसे करके ऐसा वाला पार्ट है और इसको अलग कर दिया जाए तो ये ऐसा कुछ चंद्र आकार का बचेगा, इसी को चाप झील बोलते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि चाप झील कैसे बनती है। अब बात करते हैं वितरिका के बारे में। तो वितरिका क्या होती है, जब नदी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है तो वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जैसे इस तरह, ठीक है। और यहीं पर क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी हो चुकी होती है, तो वो अपने साथ जो भी निक्षेप लाती है, जो अवसाद लाती है, उनका यहां निक्षेपण कर देती है, ठीक है। और उसी निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण करता है। और ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें नदी के बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे निक्षेपित किए जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं, जो निक्षेपों से यहाँ निर्माण होगा समुद्र के मुंह पर, मुहाने पर, उसको बोलते हैं डेल्टा। और इन जो ये छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होती है, इनको बोलते हैं वितरिकाएं, ठीक है। तो वितरिकाएं क्या होती हैं, जो समुद्र के मुहाने पर नदियां निर्माण करती हैं अनेक धाराओं में विभाजित होकर, ठीक। अब बात करते हैं समुद्री तरंगें क्या परिवर्तन करती हैं। समुद्री तरंगें समुद्री गुफाओं का निर्माण करती हैं। जैसे चट्टानें होती हैं तो वहां दरार करके समुद्री गुफा का निर्माण कर देती हैं। तटीय महरा वो होते हैं कि जब उन गुफाओं की केवल छत बचती है। स्टैक ऐसी संरचनाएं होती हैं जहां केवल दीवार बचती है चट्टानों में, ठीक है। और समुद्री भृग एक ऊर्ध्वाधर चट्टान होती है। एक्चुअली ये इस तरह का होता है कुछ, और ये जैसे लहरें इससे बार बार टकरा रही हैं। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, हीरो कभी कभी ऐसे जाके समुद्र देख रहा होता है खड़े होके, मतलब अगर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तब, ऐसी स्थिति में। तो इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, समुद्री भृग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिमनदों के बारे में। हिमनद क्या होते हैं, बर्फ की नदियां होती हैं। और जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं तो गहरे गर्तों का सॉरी गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। और इन्हीं गर्तों में जब बर्फ पिघलती है तो पानी भर जाता है। गर्त का मतलब गड्ढे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर झील का निर्माण होता है। जब पानी भर जाएगा तो उससे झीलों का निर्माण होता है। और निक्षेप, अगर ये जो अपने साथ, जो जैसा कि नदी लाती है अपने साथ बहुत सारे अवसादों को, निक्षेपों को, ये जहां पर अपने अवसादों को निक्षेपित करते हैं उससे हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। जैसे अगर नदी अगर अपने निक्षेपों को समुद्र के पास अगर करती है तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। बाढ़ आने की स्थिति में अगर किनारों पे जैसे कर देती है अगर निक्षेपित अवसादों को, तो मैदानों का निर्माण होता है। एक्चुअली इसको जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बहुत सारे मिनरल्स या नई मिट्टी मैदानों पर डाल दी जाती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। इसको खादर और बांगर कहते हैं। और वो किस चीज़ के हिसाब से है वो आगे आएगा, तब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि किसको खादर कहा जाता है और किसको बांगर कहा जाता है। तो ये उपजाऊ जो मिट्टी होती है, इस तरह निक्षेपों को निक्षेपित करना ये हिमनदों के द्वारा अगर किया जाता है उसको हिमनद हिमोड़ कहते हैं। और इसको अगर नदियों के द्वारा किया जाए समुद्र के तट पर, मुहाने पर, उसको डेल्टा कहते हैं। और मैदानों में किया जाता है जब बाढ़ की स्थिति में, तो उसको खादर या बांगर बोलते हैं, ठीक है। पवन के द्वारा क्या होता है कि जैसे रेगिस्तान है, जब रेत उड़ती है अपने साथ, तो इस तरह की जो चट्टानें होती हैं तो नीचे अगर बहती है तो ये अपने साथ इसका कटाव करती है।
अगर ऐसी चट्टानें जिनका ऊपरी हिस्सा तो अधिक चौड़ा होता है और जो निचला हिस्सा है ये कम चौड़ा होता है, इनको बोलते हैं छत्रक शैल। तो इन छत्रक शैलों का निर्माण रेगिस्तान में बहने वाली पवनों के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है बालू टिब्बा। जब ये रेत हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां जो बना देती है, उसको बोला जाता है बालू टिब्बा। तो ये कुछ चीजें थी इस चैप्टर में, बहुत सरल थी और बहुत बेसिक चीजें। अगर आपको ये पता होंगे, एक बार आपको पता होता है कि कैसी चीजें काम करती हैं, तो फिर आगे चीजें आपको समझने में आसानी रहती है। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर 3। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, मिलते हैं चैप्टर 4 पर।